नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। विजयनगरम ट्रेन हादसे में 23 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। पटरी से उतरी हीराकुंड एक्सप्रेस इंजन समेत 8 डिब्बे। जगदलपुर से भुवनेश्वर जा रही थी ट्रेन। अध्यादेश की मंजूरी के बाद मदुरई में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता आज। मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम करेंगे उद्घाटन। कानून बनाने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश करेगी सरकार। यूपी में एसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर फंसा पेच। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के अड़ियल रवैये को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस आज कर सकती है ऐलान। गोवा में आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग की अरविंद केजरीवाल को फटकार, कहा होगी सख्त कार्रवाई। केजरीवाल का अदालत में चुनौती देने का ऐलान। और कोलकाता में भारत इंग्लैंड के बीच वनडे आज। आखिरी मैच को भी अपने नाम करने के लिए उतरेगी भारतीय टीम। मलेशिया मास्टर्स के फाइनल में साइना नेहवाल का थाईलैंड की खिलाड़ी से खिताबी मुकाबला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में कल रात एक बड़ा रेल हादसा हो गया। कुनेरू इलाके में जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस के इंजन सहित 8 डिब्बे पटरी से उतरने से 23 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घटनास्थल पर रेलवे और स्थानीय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी राहत और बचाव कार्यों में मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। हादसे की वजह का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है और इसकी सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जिले में हुए रेल हादसे की हैं। शनिवार रात करीब 11 बजे जगदलपुर से भुवनेश्वर जा रही हीराखंड एक्सप्रेस के इंजन और 8 डिब्बे कुनेरू इलाके में पटरी से पलट गए। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। आंध्र प्रदेश के कुनेरू स्टेशन जो विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ जो 18448 जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस की जो दुर्घटना हुई है, उस पर अपडेट ये है कि इसमें 23 लोगों के मारे जाने की अभी तक पुष्टि हुई है और 36 लोगों को घायल होने की खबर है। रेल हादसे के बाद से प्रशासन राहत और बचाव के काम में तेजी से जुटा हुआ है। बोगियों को काटकर मुसाफिरों को बाहर निकाला जा रहा है, जबकि घायलों को विजयनगरम और रायगढ़ के जिला अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घायलों को रायगढ़ के अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहां पर पूरी तरह से रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। हमारी मेडिकल ट्रेन जो पहुंची हुई है वो विक्टिम्स को अटेंड कर रही है। लोकल डॉक्टर्स अटेंड कर रहे हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो दोनों जिले के हैं, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भी और विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट के भी, दोनों असिस्ट कर रहे हैं। रेलवे की ओर से बंद पड़े ट्रैक पर आवाजाही बहाल करने की कोशिश की जा रही है। हादसे की वजहों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। इस बीच रेलवे ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर ज्यादा बातचीत के लिए रेलवे के अतिरिक्त महानिदेशक अनिल कुमार सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि सुबह की शुरुआत जिस दुखद हादसे से हुई है, फिलहाल रेलवे की तरफ से वहां पर प्रशासन की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से किस तरह की नागरिकों के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं और बचाव का काम जो है वो किस स्तर पर पहुंचा है? देखिए, हमारी रिलीफ रेस्क्यू पूरी टीम वहाँ पे अमला पहुँच चुका है। हमारा विशाखापट्टनम डिवीजन जिसके अंतर्गत ये साइट पड़ती है, वहाँ के अधिकारी पहुँच गए हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे हेडक्वार्टर भुवनेश्वर से भी लोग पहुँच गए हैं और आसपास के स्टेशन से भी हमारा अमला पहुँच गया है। हमारी मेडिकल ट्रेन पहले ही पहुँच गई थी और कुल मिला के युद्ध स्तर पे हम लोग रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। और जो बाकी बचे हुए डिब्बे थे जो प्रभावित नहीं हुए हैं, देखिए 20 डिब्बे की ये गाड़ी थी जी, तो उसमें से 9 डिब्बे प्रभावित हुए हैं, तो 11 डिब्बे को हम लोग अलग करके जिमी डी पेटा स्टेशन ले आए हैं और फिर उनको विजयनगरम लाके और आगे ले जाएंगे भुवनेश्वर तक। उनको हम पानी वगैरह उपलब्ध करा रहे हैं। कोई एक छोटी मोटी दवाई की जरूरत भी होती है, वो हमारी मेडिकल ट्रेन के माध्यम से, वो भी जिनको एडमिशन की जरूरत नहीं है हॉस्पिटल में, लेकिन एक इमीडिएट फर्स्ट एड जिसको कहते हैं, वो भी दवाई वगैरह कोई जरूरत पड़े वो दिल पिला रहे हैं।
उनको टेलीफोन की सुविधा दे रहे हैं हमारे अधिकारी, अगर उनको बात करना चाहते हैं और उनका फोन उस वक्त फंक्शन नहीं है तो उनको भी हम सुविधा दे रहे हैं। और कोशिश यही है उनको पानी और नाश्ते की जी व्यवस्था भी कर रहे हैं। इसमें एक एनजीओ भी हमारी मदद कर रहे हैं जी। और लोकल प्रशासन भी। अनिल जी, चूंकि जो हादसा है वो रात 11 बजे हुआ है और खबर ये है कि उस वक्त अंधेरा बहुत ज़्यादा था, रोशनी की कोई सुविधा नहीं थी और इसलिए राहत और बचाव के काम में देरी आई। उस वक्त तुरंत जो है वो बचाव का काम शुरू नहीं हो पाया। इसकी वजह से भी जो मृतकों की या घायलों की तादाद है वो बढ़ गई होगी। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट जो अटेंड करते हैं हादसे में वो स्थानीय विलेजर्स होते हैं, जो सबसे पहले जिनको जानकारी मिलती है और सबसे पास वही होते हैं। उसके बाद जो है फिर लोकल प्रशासन जो होता है, जिला प्रशासन, उसके अमला पहुंच जाता है, एम्बुलेंसेस पहुंच जाती हैं। वो पहुंच भी गई थी। और हमारा रेलवे का जो हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम, लगभग 200 किलोमीटर दूर है, वहाँ से भी टीम रवाना हो गई थी। मेडिकल ट्रेन रायगुड़ा ट्रेन में ही थी हमारी, जो 30 किलोमीटर पे मेडिकल ट्रेन पहुंच गई थी। तो उसके पास हमारे पास स्पेशल लाइट्स वगैरह रहती हैं, जो सर्च लाइट और ये सब लाइट्स रहती हैं। उसके माध्यम से फिर वो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को व्यवस्थित करके कंडक्ट कर लिया जाता है। जी, फिलहाल जो लोग जिनकी इस हादसे में जान चली गई है उनके परिजनों को इत्तला करने के लिए और बाकी जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं वो किस स्तर पे है? क्योंकि कई बार ऐसे हादसों के बाद जो लोग हैं वो बहुत परेशान होते हैं, उन्हें पता नहीं चल पाता कि उनके परिजन कहाँ हैं, किस हालत में हैं। इसके लिए क्या प्रशासन कर रहा है वहाँ पे? देखिए, ये जो हमने हेल्पलाइन सेटअप की हुई है इंपॉर्टेंट स्टेशंस पे जो इस ट्रेन के रूट पे पड़ते हैं। जी। पब्लिक नंबर डिस्प्ले भी किए हैं, मीडिया के आप लोगों ने फ्लैश भी किए हैं नंबर्स। और विक्टिम्स में अगर वो जो मुसाफिर हैं, अगर वो फोन पे बात करना चाहते हैं तो उनको फोन उपलब्ध करा रहे हैं। अगर उनका फोन फंक्शन नहीं है, अपना का मोबाइल वगैरह, वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। और बताया मैंने, पानी की व्यवस्था और थोड़ी सी लाइट स्नैक्स की व्यवस्था और फर्स्ट एड की व्यवस्था, ये भी हमने वहाँ पर मुसाफिरों के लिए की है। जी, हमसे बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। सुबह की शुरुआत जो है वो इस दुखद हादसे से हुई। फिलहाल रेलवे प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा है राहत और बचाव के काम में वहाँ पर। और अगली खबर का रुख करेंगे। जल्लीकट्टू से प्रतिबंध हटने के बाद आज से तमिलनाडु में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता फिर से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम आज सुबह 10 बजे मदुरई के अलंगनालूर में इसे हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा राज्य के बाकी जिलों में वहां से जुड़े मंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। उन्होंने लोगों से प्रतियोगिता में जोर शोर से भाग लेने और इसे सफल बनाने का आग्रह किया है। प्रतियोगिता के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए प्रशासन ने तगड़े इंतजाम किए हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी के अलावा मेडिकल टीमें भी जगह जगह पर तैनात रहेंगी। और इससे पहले कल जल्लीकट्टू को मनाने का रास्ता साफ हो गया। तमिलनाडु के राज्यपाल विद्यासागर राव ने इससे जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी। मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने लोगों को आश्वासन दिया है कि सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए विधेयक पेश किया जाएगा। जल्लीकट्टू को जारी रखने के लिए पिछले कई दिनों से चल रही राजनीतिक गहमागहमी के बीच कल इसे मंजूरी मिल गई। राज्यपाल विद्यासागर राव ने चेन्नई में इससे जुड़े अध्यादेश पर दस्तखत कर दिए। इससे पहले जल्लीकट्टू पर अध्यादेश को लेकर कल लोकसभा उपाध्यक्ष एम थम्बिदुरई की अगुवाई में 48 AIADMK सांसदों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। सांसदों ने कहा कि राष्ट्रपति ने उनकी बात सुनने के बाद अध्यादेश के पक्ष में सहमति जताई है। पीएम के सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की। We all members of AIADMK Parliament members met the Honorable Excellency President of India. I submitted memorandum to request him to interfere to see that Jallikattu can be conducted immediately in Tamil Nadu. He was very sympathetic to the issue, and he said that the Tamil Nadu government is bringing in an ordinance for the conduct of Jallikattu. शुक्रवार को केंद्र सरकार ने जल्लीकट्टू पर तमिलनाडु सरकार के अध्यादेश को मंजूरी दी थी। केंद्रीय कानून और पर्यावरण मंत्रालय ने अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद इसे गृह मंत्रालय को भेज दिया, जहां इस पर मुहर लगा दी गई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तमिलनाडु की परंपरा के पक्ष में केंद्र सरकार खड़ी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ऐसा मानती है कि भारत एक विविधताओं से बड़ा देश है और इस सुंदर से बगीचे में बहुत सुंदर फूल हैं, तो देश के द्वारा इन सभी फूल की महक का सम्मान होना चाहिए। अध्यादेश में पशुओं पर क्रूरता के रोकथाम से जुड़े कानून में संशोधन का प्रस्ताव था। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इसे वापस राज्य सरकार को भेजा गया था, जिस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही जल्लीकट्टू मनाने की राह खुल गई है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और अब चुनाव से जुड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन अब संकट में आ गया है। दोनों पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी असहमति बनी हुई है। समाजवादी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस को 100 सीट से ज्यादा नहीं दे सकती, जबकि कांग्रेस 120 सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी रविवार तक का इंतजार करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 सीटें कांग्रेस को देने का ऑफर दिया, लेकिन कांग्रेस 120 से कम पे मान नहीं रही थी। हम लोगों ने कांग्रेस वालों से कहा कि 234 हमारे सिटिंग विधायक हैं, हमें उनको टिकट देना है, बाकी कुछ और लोग हैं जो लड़ेंगे, तो 300 से कम सीटों पे हम लड़ ही नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते, तो कांग्रेस वालों ने कहा फिर हमारा गठबंधन नहीं हो सकता है। और हमारे संवाददाता पंचानंद मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। पंचानंद, दोनों पार्टियों के बीच पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि गठबंधन के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। जानना चाहेंगे आखिरकार कहां पे असहमति बनी हुई है, और आज क्या हम ये उम्मीद करें कि आज सब कुछ साफ हो जाएगा कि गठबंधन होगा भी या नहीं? जी हाँ, देखिए अमृता, पिछले करीब 4 दिनों से ये बातचीत चल रही है कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन की कोशिशों को लेकर। लेकिन अचानक कल ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटें मांग रही है, समाजवादी पार्टी ने कहा कि इतनी सीटें दे नहीं सकते, और खबरें ये भी है कि कांग्रेस कुछ और कम सीटों पर आ गई। जैसा कि कहा गया कि 100 सीटों के आसपास आ गई, लेकिन बात सिर्फ सीटों की नहीं है। जैसा कि 20 सीटें अगर एक्स्ट्रा मांगी जा रही हैं, तो बात सिर्फ उतनी ही नहीं है। जो प्रमुख बात है वो ये है कि कौन सी सीटें मांगी जा रही है। जैसे कि रायबरेली और अमेठी, आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो कांग्रेस का कहना है कि वहां से वो लोकसभा के दोनों उनके सांसद हैं, तो सारी सीटें उनको मिलनी चाहिए, वो सारी सीटों से लड़ना चाहते हैं, वहां उनके सेंटिमेंट्स हैं, वो उनकी परंपरागत सीट है। तो ये एक जो ऐसी बात है जो समाजवादी पार्टी के गले नहीं उतरनी, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी का बेस पिछली बार लगभग सारी सीटें, 10 में से 7 सीटें उन्होंने जीती थी, उसको वो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो कुछ एक ऐसी बातें हैं जो एक अड़ियल रुख बना हुआ है कांग्रेस की तरफ से, उस पर समाजवादी पार्टी सहमत नहीं है। तो ये हो गया कि गठबंधन लगभग ऐसा हो चुका है कि कोई गठबंधन नहीं हो सकता। लेकिन गुलाम नबी आजाद का जो बयान था उसमें अभी भी संभावना है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि अपनी बात को कहना और उसके बाद से पलट जाना, तो ये अभी इस पे कुछ कह नहीं सकते। और आज के बारे में कहा गया है कि आज अगर एक घोषणा पत्र समाजवादी पार्टी का 11 बजे आने वाला है, तो उसके पहले तक कोई बात हो सकती है, क्योंकि हमें जो वरिष्ठ सूत्र पता लगे हैं उनसे पता लगा है कि सोनिया गांधी ने खुद चिंता जाहिर की और बीच में एक इंटरवीन करने की कोशिश की है इस गठबंधन को आखिरी रूप देने के लिए। तो हो सकता है कि आज कोई अगर चमत्कार हो तो हो सकता है गठबंधन हो भी सकता है, लेकिन फिलहाल तो यही दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि लगभग टूट के कगार पे है और आखिरी कोशिश जारी है और आज का इंतजार करना होगा। यानी कि आज एक आखिरी कोशिश होगी, अगर वो कोशिश कामयाब नहीं होती है तो शायद गठबंधन टूट भी सकता है। आपसे पंचानंद जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को आज रिलीज करने की बात की जा रही है, क्या कुछ उत्तर प्रदेश की जनता उम्मीद कर रही है इस घोषणा पत्र से? देखिए, उन्होंने अपने 2012 का जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें जैसे उनकी जो स्कीम होती है वो लैपटॉप बांटने की, मोबाइल फोन की, तो इस बार मोबाइल फोन पे ये स्मार्टफोन जो होते हैं उस पर भी काफी बातें कही जा रही हैं। लेकिन हाँ, ये है कि घोषणा पत्र जो है वो किस तरह से चुनाव आयोग के आचार संहिता के दायरे में किस तरह से आता है, तो उस पर भी देखना होगा और वो उसका 11 बजे के आसपास पता लगेगा। लेकिन उसके पहले सबसे बड़ी जो सबकी निगाहें इसी पर है कि क्या यूपी में 4 अलग अलग कोने होंगे चुनाव के, बीएसपी, बीजेपी, सपा और कांग्रेस, या फिर कोई गठबंधन होगा, क्योंकि इसका इंतजार यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर किसी को है तो वो यूपी कांग्रेस के खेमे को है, क्योंकि गठबंधन नहीं होने से जब सबसे ज्यादा निराशा जो नजर आई हमें वो इस कांग्रेसी खेमे में नजर आई। तो हमें देखना होगा कि क्या ये अगर एक सेकुलर अलायंस एक बनता है तो ये कितनी चुनौती देता है बीजेपी को और बीएसपी को, क्योंकि अगर ये नहीं बन रहा है तो ये आरोप कहीं ना कहीं लग रहे हैं कि बीजेपी और बीएसपी को वॉकओवर जैसा दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ी निगाहें जो बड़ा जो डेवलपमेंट है वो आज का यही हो सकता है कि इस गठबंधन पर सबकी निगाहें होंगी। बिल्कुल, सबकी निगाहें हैं कि क्या ये गठबंधन होता है या नहीं और समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में क्या कुछ खास होता है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन पर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है।
पेच सीट बंटवारे को लेकर फंसा हुआ है। मौका पाकर बीएसपी और बीजेपी दोनों पार्टियों पर तंज कसने शुरू कर दिए हैं और इस बीच समाजवादी पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच करीब 3 महीने से जारी बातचीत अब भी बेनतीजा है। सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियां आम राय नहीं बना पा रही। समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को जो लिस्ट जारी की उसमें कई सीटें ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं। कांग्रेस इससे खासी नाराज है, पर गठबंधन पर उम्मीद नहीं छोड़ रही है। उनकी लिस्ट में जो 9 हमारे ऑलरेडी जो सीट्स थी उन पर उनके उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो अफसोसनाक है। उसकी उनको एहतियात करना चाहिए था, लेकिन बातचीत जो है वो चल रही है और गुलाम नबी आज़ाद साहब इस काम में लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ बहुत जल्द ये मामला सुलझ जाएगा। माना जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली की सीटों पर दोनों दलों में ठनी हुई है। समाजवादी पार्टी ने इस पर साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा और आखिरी फैसला अखिलेश यादव पर छोड़ दिया है। अब क्या इसमें होगा कि उनसे सीट किसने मांगी है, कांग्रेस से संगठन में क्या राहुल जी की राय रही हो या कांग्रेस की राय रही हो, उस हिसाब से मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। गठबंधन में हो रही देरी ने दूसरे दलों को भी तंज कसने का मौका दे दिया। बीजेपी ने इसे सियासी ड्रामा करार दिया है तो बीएसपी ने इसे कांग्रेस की लाचारी बताया। स्ट्रेटेजी के तहत पूरे परिवार का एक ड्रामा किया और उस ड्रामे का आज पर्दाफाश हुआ है और जनता और भी बुरी तरीके से समाजवादी पार्टी को यूपी से साफ कर देगी, भाजपा का कमल खिलाएगी। और कांग्रेस और सपा का जो आप कह रहे हैं, मेरा इस पर ध्यान ही नहीं है कि कांग्रेस सपा पहले से एक थे, एक हैं, आगे भी एक रहे। अब कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व ने ये प्रमाणित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में ये पार्टी पूरी तरह से ऑक्सीजन परी है। उन्हें यहाँ प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने प्रत्याशी तक भी आसानी से खड़े करने के लिए नहीं मिल पा रहे। कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद और अखिलेश यादव के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। खबर यह भी है कि कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने भी समाजवादी पार्टी से मध्यस्थता करने की कोशिश की है। राज्य में 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच 7 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कद्दावर नेता और अखिलेश सरकार में मंत्री रहे अंबिका चौधरी ने बीएसपी का दामन थाम लिया है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीएसपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नेताओं की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम में दल बदल का सिलसिला भी जारी है। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे और 25 साल से पार्टी के बड़े नेता अंबिका चौधरी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। अंबिका चौधरी शिवपाल यादव के करीबी माने जाते रहे हैं। पार्टी के पारिवारिक झगड़े में अखिलेश यादव ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। सेकुलर लोगों की हिफाजत करने की बजाय, खास तौर से अल्पसंख्यकों की हिफाजत करने की बजाय, दलितों पिछड़ों की हिफाजत करने की राजनीति करने की बजाय कोई और उद्देश्य था इस पूरे झगड़े का और उस झगड़े के परिणाम का। बीएसपी में शामिल होने के बाद अंबिका चौधरी को मनचाही फेफना सीट से टिकट भी मिल गया है। दूसरी ओर बीएसपी के कई नेता भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इसमें बीएसपी के पूर्व विधायक समेत जिला और विधानसभा स्तर के कई नेता शामिल हैं। विजय कुमार राम पूर्व विधायक बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये 2 बार बहुजन समाज पार्टी के विधायक जिला गाजीपुर से रहे हैं। दूसरे हमारे साथी हैं श्री आलोक कुमार, ब्लॉक प्रमुख सदर, वर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं। श्री आलोक कुमार गाजीपुर सदर के ब्लॉक प्रमुख हैं। टिकट बंटवारे के ऐलान के बाद से ही तमाम दलों के नेता पाला बदल चुके हैं, जबकि कई दूसरे दलों के संपर्क में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरक्षण व्यवस्था खत्म करने का आरोप लगाया है। लखनऊ में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि इस कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मायावती ने आर्थिक आधार पर कमजोर स्वर्ण और अल्पसंख्यकों को आरक्षण की भी वकालत की है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के वक्त एक बार फिर आरक्षण पर बहस छिड़ गई है। आरएसएस की ओर से आरक्षण पर फिर से विचार करने वाला बयान शुक्रवार को जयपुर से आया, लेकिन इसने देश की राजनीति गर्मा दी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने सरकार को ऐसे किसी भी कदम के प्रति आगाह किया है। भारतीय संविधान में आरक्षण व अन्य और जो भी कानूनी अधिकार मिले हैं, तो ये इनका अपना संवैधानिक अधिकार है और इनके इस संवैधानिक अधिकार को केंद्र व देश की किसी भी राज्य की सरकार और खासकर बीजेपी एंड कंपनी के लोग
तथा इनके आरएसएस संगठन के लोग भी नहीं छीन सकते हैं। दरअसल ये बयान जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आरएसएस के मनमोहन वैद्य ने दिया था। इस बीच बीजेपी ने भी सरकार की स्थिति साफ की है। लोकतंत्र में प्रत्येक समूह अपनी बात कहता है। हम अपनी बात रेखांकित करते हैं कि हम भारत के संविधान में वर्णित सभी संवैधानिक उपचारों के समर्थक हैं। वहीं आरक्षण पर आम लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया है। आरक्षण होगा तभी तो देश तरक्की करेगा। स्टूडेंटों के लिए ये है कि और स्टूडेंट और आगे बढ़ सकेंगे। आरक्षण जो लागू है वो ठीक है, मगर अब आरक्षण जो ऐसे लोग पा रहे हैं जो बहुत बड़े लोग हो गए हैं, मगर उनकी जात आरक्षण वाली है, ऐसे लोगों को आरक्षण अब नहीं देना चाहिए। इससे पहले भी बिहार चुनाव के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर ऐसा ही बयान दिया था और बीजेपी के विरोधी दलों ने इसे मुद्दा बना लिया था। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई है। आयोग ने कहा कि केजरीवाल का बयान रिश्वत को बढ़ावा देने वाला माना जा सकता है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि दोबारा आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पिछले दिनों गोवा के बेनाली चुनाव क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने मतदाताओं को कहा था कि अगर कोई दल उन्हें पैसा देने की पेशकश करता है तो उसे वो स्वीकार कर लें, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को ही दें। इस बारे में शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करते हुए 19 जनवरी तक केजरीवाल से जवाब मांगा था। वहीं इस मामले में केजरीवाल का कहना है कि आयोग का फैसला पूरी तरह से गलत है और वो इसे अदालत में चुनौती देंगे। उत्तराखंड के लिए बीजेपी ने अपने बाकी बचे 6 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। चक्राता सीट से मधु चौहान और विकासनगर सीट से मुन्ना सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि हल्द्वानी से जोगेंद्र रौतेला उम्मीदवार होंगे। पार्टी ने इससे पहले 64 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। प्रदेश में 15 फरवरी को एक दौर में मतदान होना है। और अब नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। आपको बता दें कि बिहार में कल 11,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी मानव श्रृंखला बनाकर नशा मुक्ति अभियान शुरू किया गया। इसका मकसद लोगों को नशे की लत से छुटकारा दिलाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी सफलता का श्रेय जनता को दिया और जनता का आभार जताया। क्या बच्चे, क्या बढ़े, क्या बूढ़े। शनिवार को नशाबंदी पर बिहार एकजुट नजर आया। इसके लिए बनी मानव श्रृंखला में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत राज्य के सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। मानव श्रृंखला का मकसद नशा मुक्त बिहार बनाना रहा। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी हुई है, ये इस बात का परिचायक है कि बिहार के लोग शराबबंदी और नशा मुक्ति के जबरदस्त पक्षधर हैं। सभी लोग सड़क पर हाथ में लाके खड़े हैं। कंप्लीट नशाबंदी हो, नशाबंदी किसी कीमत पर फिर मैंने नशा न करे कोई, उनको अवेयरनेस, उनकी जागरूकता के लिए ये सारा चीज हो रहा था। सभी कर्मचारी, सभी किसान, सभी वर्गों के लोग हाथ में हाथ मिला करके आज खड़े हैं। बिहार एक नया इतिहास गढ़ रहा है। सरकार को धन्यवाद देता हूं। उनमें जो तीनों पार्टियां हैं, जदयू, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, उनके नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि बिहार को एक बहुत बड़ी त्रासदी से उन्होंने एक तरह से मुक्ति दिलाई है। इस मौके पर लोगों के चेहरों पर मुस्कान, बच्चों में उत्साह और महिलाओं के चेहरे पर गर्व साफ झलका। ये दारूबंदी, शराबबंदी को बंद करने के लिए मानव श्रृंखला का जो आयोजन हुआ है उसमें भाग लेने के लिए आए हैं। बिहार दुनिया का अकेला ऐसा प्रदेश है जिसने नशे को ना कहने के लिए विश्व की लंबी मानव श्रृंखला की परिकल्पना की और इसे अमली जामा पहनाया। बिहार में शराबबंदी का उल्लंघन करने वालों को 10 लाख रुपए जुर्माने से लेकर सजाए मौत तक का प्रावधान है। राज्य में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सिग्नेचर ब्रिज कंस्ट्रक्शन का मुआयना कर इसे जल्द आम लोगों के लिए खोलने की बात कही है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को सितंबर 2017 तक निर्माण काम पूरा करने का आदेश दिया है।
उपराज्यपाल अनिल बैजल अधिकारियों के साथ शनिवार को सिग्नेचर ब्रिज का जायजा लेने पहुंचे। शीला दीक्षित सरकार के वक्त 2004 में यमुना नदी पर एक ऐसा ब्रिज बनाने की कल्पना हुई थी जो दुनिया के लिए नायाब होगा और पर्यटन के लिहाज से उम्दा, लेकिन अब तक ये काम पूरा नहीं हो सका। 4,500 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पुल की समयावधि कई बार बढ़ाई गई, जिससे इसकी लागत क्षमता भी बढ़कर 1,600 करोड़ रुपए पहुंच गई। Executing authorities to stick to the time frame and let this project come through. It's going to be beautiful. The rest of the issues about revised sanctions, etc., the officers and ministers are going to look at it and then convey to the project authorities their decision. पुल का निर्माण कर रही ग्यामन कंपनी ने चीन की कंपनी को 15,000 टन स्टील के पाइलॉन बनाने का काम सौंपा है, जिसका इस्तेमाल इस ब्रिज में किया जाना है। तो जो पाइलॉन है 154 मीटर हाई, वो भी असिमेट्रिकल, सिमेट्री नहीं है इसमें। इसके लिए हमें बहुत हाई प्रिसीजन जरूरत है, 0.1 mm, और कभी कभी जब प्रिसीजन नहीं मिलता है तो उसको उस पोजीशन लाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और टाइम भी उसमें वेस्ट होता है हमारा। फिर पीछे आप देख रहे होंगे P23 फाउंडेशन है, जिसमें हमें शुरू में फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिली। जब फॉरेस्ट क्लियरेंस मिली थी तब उसमें हमने देखा कि हमारे नीचे जो चट्टान है, रॉक है, स्लोपिंग रॉक है, जो कि नॉर्मल तौर पे नहीं पाई जाती है, तो उसके लिए पूरा डिज़ाइन चेंज करना पड़ा, मशीनरी नहीं मंगवानी पड़ी, एग्जीक्यूशन टाइम समस्या आई। अभी हम उस समस्या पार पा चुके हैं। उसकी लास्ट एक्टिविटी प्रोसेस में है, कंक्रीटिंग चल रही है वेल कैप की, और अगले 2 दिन में कंक्रीट पूरी हो जाएगी। उपराज्यपाल ने सिग्नेचर ब्रिज के अलावा भलासवा लैंडफिल साइट का भी मुआयना किया। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। सरहद पार अनजाने में घुसे भारतीय सैनिक चंदू बाबूलाल चौहान को पाकिस्तान ने रिहा कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने चंदू चौहान को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया। चंदू चौहान बीते 29 सितंबर को भटक कर सीमा के उस पार चले गए थे, जहां पे पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया था। भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालक महानिदेशकों की हॉटलाइन पर बातचीत के बाद उनकी रिहाई का फैसला हुआ। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक भारतीय जवान को सद्भावना और सीमा पर शांति और दोस्ती का माहौल बनाने की कोशिश के तहत रिहा किया गया है। पाकिस्तान के पाराचीनार में हुए बम धमाके में 25 लोग मारे गए हैं, जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। ये विस्फोट अफगानिस्तान की सीमा के निकट पाराचीनार में ईदगाह बाजार की सब्जी मंडी में हुआ। धमाके के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस घटना पर शोक जताया है। और अब खेल की खबर। वनडे सीरीज पर 2-0 से कब्जे के बाद भारत और इंग्लैंड के बीच आज कोलकाता में तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की सीरीज का ये आखिरी मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया पुणे और कटक में मिली जीत का सिलसिला कोलकाता वनडे में भी बरकरार रखना चाहेगी। वहीं इंग्लैंड की टीम आज का मैच जीतकर सम्मानजनक तरीके से सीरीज का समापन करना चाहेगी। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल मलेशिया मास्टर्स ग्रां प्री गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में साइना ने हांगकांग की खिलाड़ी पुई इन यिप को मात दी। साइना ने पुई इन यिप को 21-13, 21-10 से हराया। 32 मिनट तक चले मुकाबले में पहले सेट में साइना पिछड़ गई, लेकिन एक बार बढ़त बनाने के बाद उन्होंने विपक्षी खिलाड़ी को कोई मौका नहीं दिया और इसी के साथ साइना साल के पहले खिताब को जीतने के लिए सिर्फ एक कदम दूर हैं। फाइनल में आज साइना का मुकाबला थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंग से होगा। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। विजयनगरम ट्रेन हादसे में 23 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। पटरी से उतरे हीराकुंड एक्सप्रेस के इंजन समेत 8 डिब्बे। जगदलपुर से भुवनेश्वर जा रही थी ट्रेन। अध्यादेश की मंजूरी के बाद मदुरै में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता आज। मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम करेंगे उद्घाटन। कानून बनाने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश करेगी सरकार। यूपी में एसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर फंसा पेच। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के अड़ियल रवैये को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस आज कर सकती है ऐलान। गोवा में आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग की अरविंद केजरीवाल को फटकार, कहा होगी सख्त कार्रवाई। केजरीवाल का अदालत में चुनौती देने का ऐलान। और कोलकाता में भारत इंग्लैंड के बीच वनडे आज। आखिरी मैच को भी अपने नाम करने के लिए उतरेगी भारतीय टीम। मलेशिया मास्टर्स के फाइनल में साइना नेहवाल का थाईलैंड के खिलाड़ी से खिताबी मुकाबला। और फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए डिस्कॉर्स।